नमस्कार दोस्तों। आशा है आपका सप्ताहांत बहुत सुखपूर्वक बीता होगा। मालती जोशी जी किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। मैंने भी उनकी बहुत सी कहानियाँ सुनाई हैं। हिंदी की लगभग सभी लब्ध प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ एवं लघु उपन्यास विगत 60 वर्षों से छप रहे हैं। 50 पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित हैं, जिसमें उपन्यास एवं विविध कथा संग्रह शामिल हैं। इसके अलावा 11 मराठी कथा संग्रह प्रकाशित हुए और एक कविता संग्रह भी प्रकाशित है। तो आज इन्हीं मालती जोशी जी की एक कहानी पुण्यतिथि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुने कहानी पुण्यतिथि। तो उर्मी बेटे, आज की तिथि अच्छी तरह याद कर लो। मेरे बाद सब कुछ तुम्ही को तो संभालना है। मेरे बेटे से कोई आशा मत रखना। वैसे भी पुरुषों को ना ही इन सब बातों में रस होता है, ना ही उन्हें कुछ याद रहता है। हम औरतों को ही परंपराएं निभानी पड़ती हैं। ये हमारी ही जिम्मेदारी होती है। पर मम्मी जी, तिथि कैसे याद रखूंगी? मुझे तो पोथी पत्रा देखना आता नहीं। कोई बात नहीं, कैलेंडर देखना तो आता है ना। तो ये तारीख याद रखो, 11 जुलाई। जैसे ही नए साल का कैलेंडर आए, इस तारीख पर गोला लगा देना। जब जुलाई का पन्ना खुलेगा, तारीख अपने आप याद आ जाएगी। उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सीढ़ियों पर जूतों की आवाज़ सुनाई दी। भुवन नीचे उतर रहा था। उसके ऑफिस का समय हो गया था। माँ, मैं निकल रहा हूँ, उसने दरवाजे पर खड़े होकर रोज़ की तरह कहा। पहले प्रणाम तो कर लीजिए, उर्मी ने टोका। प्रणाम किसे? मम्मी जी, आप ठीक कह रही थीं। इन लोगों को कुछ भी याद नहीं रहता। अरे पापा जी की आज पुण्यतिथि है ना? भुवन ने थोड़ा आगे बढ़कर रसोई में झांका। ठाकुर जी के आले के ठीक नीचे एक चौकी बिछी थी। उस पर उसके पिता की बड़ी सी तस्वीर रखी हुई थी। उसकी शादी के समय ये तस्वीर ख़ास तौर पर एनलार्ज की गई थी। तस्वीर पर फूलों का हार पड़ा हुआ था। सामने अगरबत्ती जल रही थी। रसोई घर का फैलारा किसी महाभोज का ऐलान कर रहा था। भुवन ने आग्नेय नेत्रों से माँ को घूरा। वे सिर नीचा करके आलू छीलने लगी। उर्मी लगातार उसे घूरे जा रही थी। वो असहज हो उठा। घुटी सी आवाज़ में बोला, जूते पहने हुए हो ना, बाहर से ही नमस्कार कर लेता हूँ। और वो पलट कर चल दिया। पता नहीं प्रणाम किया भी कि नहीं। किया ही होगा, नहीं तो उर्मी उसे छोड़ती नहीं। हमारी ही गलती हो गई, जूते पहनने से पहले उसे याद दिलानी थी, उन्होंने कहा और विषय समाप्त कर दिया। ज़्यादा सोचने के लिए समय भी कहाँ था। रसोई में कितना तो काम पड़ा था। ठीक 12 बजे रिक्शे में सामान लदवाकर दोनों आश्रम की ओर चल पड़ी। बहू की मदद से उन्होंने अपनी मर्जी का सब कुछ बना लिया था। खीर, पूड़ी, सब्जी, पुलाव और मुगौड़े। मन प्रसन्न था। आश्रम पहुंचकर उन्होंने सेवकों से सामान उतरवाया और भोजन कक्ष में रखवाया। फिर बहू को लेकर स्वामी जी के कक्ष में गईं। स्वामी जी ने बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। फिर उसी रिक्शे में बैठकर दोनों घर लौट आईं। रास्ते में बहू रानी ने कहा, मम्मी जी, आप ये बहुत ही अच्छा करती हैं। इन लोगों को खिलाकर कितनी तृप्ति मिलती है ना। वैसे तो बेटा ये काम बेटे के करने के हैं, पर भुवन कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए बाहर ही रहता आया। अभी 2 साल पहले ही तो यहाँ पोस्टिंग हुई है, इसीलिए मैंने ये तरीका अपनाया है। बहुत अच्छा है, बहू ने प्रशंसा की। घर लौटकर दोनों ने भोजन किया और अपने अपने कमरे की राह ली। खाना खाने के बाद घंटा 2 घंटा सोने की उनकी आदत है, पर आज नींद ही नहीं आ रही थी। जैसे ही आंखें बंद करती, भुवन की जलती आंखें उन्हें घूरने लगती। वो बहुत नाराज है, वे जानती थीं। पर झपकी आने को ही थी कि आवाज़ आई, मम्मी जी, आप सोई तो नहीं है ना? मैं आ जाऊं? और उसकी अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना उर्मी सामने खड़ी हो गई। मम्मी जी, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या? आपने तो देख ही लिया कि इन्हें बाबूजी की तिथि की याद नहीं थी। इन्होंने आज ही आज के शो के टिकट बुक कर लिए थे। कैंसिल करने के लिए कह दूं? क्यों? कैंसिल क्यों करोगी? यहाँ का काम तो अब निपट ही गया है ना। शाम को तुम लोग एकदम फ्री हो। बुरा तो नहीं लगेगा? बुरा क्या लगेगा और किसे लगेगा? देवी, अब ये फालतू बात छोड़ो और जाकर आराम करो। सुबह से लगी हुई हो, मुझे भी थोड़ा आराम कर लेने दो। सास की प्यार भरी झिड़की खाकर उर्मी चली गई। वे भी सोने की कोशिश करने लगी। शाम को भुवन लौटा, तब भी उसका मूड उखड़ा ही हुआ था। उन्होंने उसे अनदेखा करते हुए कहा, तुम चाय पीकर फ्रेश हो लो बेटा, फिर मेरे साथ ज़रा चलना। कहाँ?
उसके प्रश्न को अनसुना करते हुए उन्होंने बहू से कहा, हम लोग आधे घंटे में लौट आएंगे, तब तक तुम तैयार हो लेना, पिक्चर जाना है ना। चाय पीकर भुवन उठ खड़ा हुआ। कहाँ जाना है, चलो, लौट कर तैयार हो जाऊंगा। और वो जाकर गाड़ी में बैठ गया। वे चुपचाप उसकी बगल में जाकर बैठ गईं। कहाँ जाना है? भुवन ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। आश्रम। सुबह खाना ले गए थे ना, बर्तन वापस लाने हैं। आश्रम का रास्ता भुवन का देखा हुआ था। माँ के साथ बचपन में कई बार गया था। उसने गाड़ी ले जाकर गेट के पास खड़ी कर दी। वे उतरकर भीतर गईं। सेवकों के साथ सामान डिक्की में रखवाया। वो चुपचाप बैठा टुकुर टुकुर देखता रहा। लेकिन जब स्वामी जी गेट पर आए तो उतरना ही पड़ा और प्रणाम भी करना पड़ा। स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया और भुवन की माँ से कहा, बहन जी, आपके घर में तो साक्षात लक्ष्मी नारायण विराज रहे हैं। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। उन्होंने पुलकित होकर स्वामी जी को प्रणाम किया और गाड़ी में आ बैठी। जैसे ही भुवन ने गाड़ी स्टार्ट की, उन्होंने कहा, 5-10 मिनट कहीं गाड़ी खड़ी कर सकते हो? क्यों? तुमसे कुछ बात करनी है। उसने चुपचाप गाड़ी एक खाली प्लॉट के सामने ले जाकर खड़ी कर दी और माँ की ओर देखने लगा। मुझे मालूम है तुम मुझसे बहुत नाराज हो बेटा। तब तो ये भी पता होगा कि क्यों नाराज हूं। उन्हें चुप देखकर उसने कहा, आज तुम पर अचानक ये क्या भूत सवार हो गया माँ? अचानक क्यों? मैं तो हर साल करती हूँ। बस तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ये सोचकर चुपचाप कर लेती थी। फिर आज ही हंगामा मचाने की क्या जरूरत थी? बेटा, घर में नई बहू आई है, उसे उसके ससुर के वजूद का एहसास दिलाना चाहती थी। नहीं तो वो क्या सोचेगी कि कैसे लोग हैं, उस दिवंगत आत्मा को एक बार याद भी नहीं करते। हमारे लिए तो वो अध्याय समाप्त हो गया है, पर जिसके वजूद से मुझे सख्त नफरत है, उसके लिए इतना आग्रह क्यों? पिताजी के रहते अनाथों की सी जिंदगी गुजारी है मैंने। मुझे उनके प्रति जरा भी श्रद्धा नहीं है। और तुम्हें भी ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम्हें भी तो कम दुख नहीं दिए हैं उन्होंने। सिर्फ दुख ही दुख नहीं था बेटा, थोड़ा सुख भी मेरे हिस्से में आया था। पर फिर पता नहीं क्या हुआ, मुट्ठी में बंधी रेत की तरह तिजोरी धीरे धीरे खाली होती चली गई। सब कुछ स्वप्नवत हो गया। तिजोरी अपने आप खाली नहीं हुई थी माताश्री, उसे तुम्हारे पतिदेव बोतल में ढाल कर पी गए थे और तुम्हें पनौती कहकर कोसते रहे। अपना फ्रस्ट्रेशन तुम पर निकालते रहे। छोटा था तो क्या हुआ, मुझे सब कुछ याद है। इसीलिए तो तुम्हारे मामा जी के यहाँ भेज दिया था। ये सब देखने सुनने की उम्र नहीं थी तुम्हारी। दूर था फिर भी तुम्हारे किए का एहसास था मुझे। बीए पास थी पर तुम्हें नौकरी करने की इजाज़त नहीं थी। खानदान की प्रतिष्ठा का सवाल था ना। फिर तुमने खर्च को पाटने के लिए टिफ़िन का कारोबार शुरू किया। मोहल्ले वालों को पार्टी के लिए बर्फी और लड्डू बनाकर देने लगी, लोगों के स्वेटर बुनने लगी। इससे भी पूरा नहीं पड़ा तो तुमने ऊपर के कमरे कॉलेज के किराए लड़कों को किराए पर उठा दिए। बाप रे, क्या हंगामा हुआ था तब। हंगामा इसलिए बेटा कि वे लड़कों को रखने के पक्ष में ही नहीं थे। वे चाहते थे कि कोई परिवार आकर रहे, पर मैं इसके खिलाफ थी। परिवार आता तो घर की कोई बात दबी ढकी नहीं रहती, क्योंकि औरतों की दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण होती है। उनसे कोई बात छिपी तो रहती नहीं, ना उनके पेट में कोई बात बचती है। इससे तो ये लड़के अच्छे, किसी पचड़े में नहीं पड़ते, अपनी पढ़ाई में अपने दोस्तों में मस्त रहते हैं। ऊपर से उनका टिफ़िन का काम भी मुझे मिल गया था। पर उन लड़कों को लेकर तुम पर कैसे कैसे लांछन लगाए गए थे। छुट्टियों में आता तो लगता उफ किस नरक में आ गया हूँ। सोचता था ये नरक ज़्यादा बुरा है या मामा वाला। अजीब सासत में जान थी मेरी। जिस दिन इस शख्स की मृत्यु का समाचार मिला वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा दिन था। जेल से छूटे कैदी की तरह मैं भागकर यहाँ आ गया, फिर लौट कर नहीं गया। मामा कहते रह गए कि हायर सेकेंडरी तो पूरी कर लो। मैंने कह दिया माँ अकेली है, जो कुछ पढ़ना है यहीं रहकर पढ़ूंगा। उर्मी ने कभी पूछा नहीं तुमसे कि शहर की सारी सुविधाओं के होते हुए तुम वहाँ पढ़ने क्यों गए? मैंने कह दिया था कि मामा प्रोफेसर थे, घर में पढ़ाई का वातावरण था, यहाँ तो बस दुकानदारी का माहौल था। सच बात नहीं बताई क्यों? मैं उसकी दया या करुणा का पात्र नहीं बनना चाहता था माँ। मतलब तुम अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहते थे, यही ना? तो बेटा मैं भी तो वही कर रही हूँ। कैसे? देखो बेटा,
ये लड़की भरे पूरे परिवार से आई है। उसके घर में परंपराओं का निर्वाह होता है। वहाँ रिश्तों में मिठास होती है, संबंधों की मर्यादा होती है। ऐसे संस्कारों में पड़ी लड़की को अगर पता चला कि तुम अपने पिता का तिरस्कार करते हो, तो उसके मन में अनजाने ही तुम्हारे प्रति अश्रद्धा का भाव उत्पन्न होगा। जब उसे इस नफरत का कारण पता चलेगा, तो तुम्हारे पिता के प्रति अनादर और अनास्था उपजेगी। ऐसे में उसके मन में घर के प्रति आदर और आस्था कहाँ से आएंगी? इसीलिए मैं चीज़ों को थोड़ा सकारात्मक स्वरूप देने की कोशिश कर रही हूँ बेटा। ये लड़की धीरे धीरे घर से जुड़ने का प्रयास कर रही है। एक बार अच्छी तरह रच बस जाए तो फिर कोई चिंता नहीं रहेगी। फिर सच्चाई पता चल भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सच्चाई तो एक ना एक दिन पता चलनी ही है। तुम्हारे मामा पक्ष के और चाचा पक्ष के लोग तो उधार बैठे हैं कि कब बहू रानी पकड़ाई में आए और कब उसे सारा कच्चा चिट्ठा सुनाए। इसीलिए मैं अभी तुम लोगों को कहीं भेजने के पक्ष में ही नहीं हूँ। सारे निमंत्रण मैंने ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं। बोलते बोलते उन्हें अजीब सी थकान हो आई। सिर को पीठ की टेक लेकर उन्होंने आंखें मूंद लीं। गाड़ी कब वापसी के रास्ते पर चल पड़ी, उन्हें पता ही नहीं चला। घर पहुंचकर जब भुवन ने दरवाज़ा खोला, तब वे अपनी तंद्रा से जागीं। बहू रानी सच संवर कर दरवाजे में खड़ी थी। पति का चेहरा देखते ही बोली, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, आज रहने देते हैं, फिर कभी चले चलेंगे। वो थका हुआ नहीं है, उन्होंने डपट कर कहा, बस थोड़ा उदास हो गया है, इसीलिए तुम लोगों का जाना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा तरोताज़ा होकर लौटोगे। भुवन जब तैयार होकर नीचे उतरा तो दोनों को साथ देखकर उनकी आंखें जुड़ा गईं। स्वामी जी के शब्द याद आ गए, बहन जी, आपके घर में तो साक्षात लक्ष्मी नारायण विराज रहे हैं। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। डर लगा कि कहीं अपनी ही नज़र न लग जाए। हे प्रभु, रक्षा करना। कितने तूफानों के बाद तो ये शांति नसीब हुई है। बच्चों को विदा करके गेट बंद करते हुए उन्होंने मन ही मन कहा, बेटा, ये सच है कि उस आदमी ने मुझे बहुत दुख दिए हैं, पर एक सबसे बड़ा सुख भी दिया है। तुम जैसा होनहार और संस्कारवान बेटा दिया है। उनका ये उपकार मैं कभी भूल नहीं सकती। उनका ये कर्ज मुझ पर सदा रहेगा। इसीलिए तो साल में एक बार उन्हें याद कर लेती हूँ। तो अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी द्वारा लिखित एक कहानी पुण्यतिथि। आप सबको ये कहानी और मेरा कथावाचन कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सबके कमेंट का मैं बड़ी बेताबी से इंतज़ार करती हूँ। दोस्तों, मैंने और भी बहुत प्रसिद्ध लेखकों की कहानियों का वाचन किया है, जैसे प्रेमचंद, शिवानी, चित्रा मुद्गल, पद्मा सचदेवा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर आदि। इन सब कहानियों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यदि आपको सुनना हो तो आप वहाँ से सुन सकते हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर एक अच्छी सी कहानी के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन बहुत शुभ हो।